हेलो फ्रेंड्स। आप कैसे हैं? मैं आपका दोस्त जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एग्जिट फ्रॉम एनपीएस। एनपीएस से निकलने और निकलने पर मिलने वाले लाभ और ऑप्शंस यानी कि विकल्प से संबंधित यह वीडियो राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधीन ऑटोनोमस बॉडीज के कर्मचारी जो कि एनपीएस के तहत कवर्ड है, उनको डेडिकेट किया जा रहा है, क्योंकि एनपीएस से संबंधित इस तरह का पहला वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो कि खास करके राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया हो। और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को मैंने बाइलिंगुअल और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तैयार किया है। बाइलिंगुअल मैंने इसलिए तैयार किया है कि मेरे दर्शक पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, तो जो दर्शक हिंदी में समझना चाहते हैं उसे हिंदी में समझ सकते हैं, जो दर्शक इंग्लिश में समझना चाहते हैं उसे इंग्लिश में समझ सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैंने इसलिए तैयार किया है ताकि आपके मन में उठ रहे सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें मिल जाए, आपका जो कंफ्यूजन है वो छू मंतर हो जाए। और यहाँ आप हेडलाइन में देख रहे हैं कि जो एग्जिट के जो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टाइम होता है, तो एग्जिट करने पर कौन से ऑप्शंस कर्मचारी को मिलता है, तो उसका भी मैंने डिस्कशन किया है। पहला जो इसमें आपको देखने को मिलेगा ये है एग्जिट अपन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनिमेशन। सुपर एनिमेशन कहता है रिटायरमेंट एज को, यानी कि नॉर्मली जब कोई कर्मचारी रिटायर करता है तो उनको क्या ऑप्शन मिलता है। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन आंसर इसमें है, जो कि यहाँ क्वेश्चन 3 से लेके यहाँ देख सकते हैं 18 तक देख सकते हैं। एग्जिट ड्यू टू इनवैलिडेशन और डिसेबिलिटी और प्रीमेचर रिटायरमेंट एज पर एप्लीकेबल सर्विस रूल। नॉर्मल एग्जिट यानी कि सर्विस रूल के हिसाब से अगर किसी कर्मचारी को इनवैलिडेट यानी कि निःशक्त, डिसेबल यानी कि विकलांग, या फिर समय पूर्व सेवानिवृत्ति कर दी जाती है सर्विस रूल के हिसाब से, तो उनको कौन कौन से विकल्प मिलता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन 3 से लेके 21 तक देख सकते हैं। और एग्जिट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनिमेशन। प्री मेचर एग्जिट, अगर कोई आदमी रिटायरमेंट एज से पहले ही सेवा से बाहर हो जाते हैं, यानी रिजाइन कर दिया हो या फिर एम्प्लॉयर उनको डिसमिस कर दिया हो, सर्विस से निकाल दिया हो, तो इस केस में उनको किस तरह का विकल्प मिलता है अगर एग्जिट करना चाहते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन 22 से 26 तक देख सकते हैं। और एग्जिट ड्यू टू डेथ बिफोर सुपर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनिमेशन, यानी कि रिटायरमेंट एज से पहले अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है या फिर मिसिंग हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, तो इस केस में जो कर्मचारी होते हैं जिनकी मृत्यु होती है, तो उनके परिवार के सदस्यों को, नॉमिनी को या फिर लीगल बॉडीज को कौन कौन से ऑप्शन दिए जाते हैं और कौन कौन से लाभ मिलते हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन 27 से 31 तक आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस और उसके आंसर को, ताकि आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो दोस्तों, राज्य सरकार के कर्मचारियों के मन में जो फर्स्ट क्वेश्चन उठा होगा, पहला प्रश्न उठा होगा, जिसका उत्तर जानना चाह रहे होंगे, यह प्रश्न होगा व्हाट इज एन एग्जिट फ्रॉम एनपीएस। एनपीएस से एग्जिट करना किसे कहते हैं, निकलना किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर जान लीजिए कि एनपीएस से एग्जिट करने का अर्थ होता है क्लोजर ऑफ इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट ऑफ सब्सक्राइबर। जब आप एनपीएस से एग्जिट करते हैं, निकलते हैं, तो आपका जो पेंशन खाता होता है, एनपीएस अकाउंट होता है, वह बंद हो जाता है। और यह किन परिस्थितियों में होता है, यानी कि किन सिनारियों में आपको एनपीएस से एग्जिट करने का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। पहला ऑप्शन मिलता है अपन अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनिमेशन, यानी कि जब राज्य सरकार के कर्मचारी रिटायरमेंट एज पूरा कर लेता है। जनरली राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी जो रिटायरमेंट एज रखा गया है वह 60 ईयर्स का रखा गया है, लेकिन स्टेट टू स्टेट ये वैरी कर सकता है। आप अपने सर्विस रूल के हिसाब से इसे चेक करें। तो पहला ऑप्शन मिलता है रिटायरमेंट एज पूरा होने पर एग्जिट करने का। और दूसरा ऑप्शन मिलता है जब बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन, यानी कि रिटायरमेंट एज से पहले कोई भी राज्य सरकार के कर्मचारी एनपीएस से एग्जिट करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं।
और यह किन परिस्थितियों में हो सकता है, जैसे कि अगर कोई कर्मचारी जॉब से रिजाइन कर देता है या फिर एम्प्लॉयर उनको जॉब से डिसमिस कर देता है या उनको रिमूव कर देता है, तो इस केस में वह एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ भी उनको एग्जिट करने का ऑप्शन मिलता है। तीसरा ऑप्शन होता है एनी टाइम आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन टिल 75 ईयर्स। और तीसरा ऑप्शन होता है रिटायरमेंट एज से लेकर 75 ईयर्स के एज होने तक, इस बीच में कभी भी एनपीएस से एग्जिट करने का। यानी कि यहाँ भी एक ऑप्शन होता है कि 60 ईयर्स और 75 ईयर्स के बीच में कभी भी एग्जिट कर सकता है। और चौथा ऑप्शन ड्यू टू डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर और बीइंग डिक्लेयर्ड मिसिंग बाय द एम्प्लॉयर। अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है या फिर एम्प्लॉयर द्वारा सब्सक्राइबर को लापता घोषित कर दिया जाता है, मिसिंग घोषित कर दिया जाता है, तो इस केस में भी उनके जो नॉमिनी होते हैं, लीगल सीयर्स होते हैं या फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उनको इससे एग्जिट करने का ऑप्शन मिलता है। और पांचवा ऑप्शन होता है ड्यू टू इनवैलिडेशन, डिसएबिलिटी और प्रीमेचर रिटायरमेंट। यहाँ तीन केस है। पहला है इनवैलिडेशन यानी कि निशक्तता, दूसरा विकलांगता और तीसरा प्रीमेचर रिटायरमेंट यानी कि सर्विस रूल के हिसाब से अगर कोई कर्मचारी इनवैलिडेट हो जाते हैं, डिसेबल हो जाते हैं या फिर उनको प्रीमेचर रिटायरमेंट दे दिया जाता है, तो इस केस में भी उनको ऑप्शन मिलता है एनपीएस से एग्जिट करने का। तो दोस्तों, दूसरा बड़ा प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा होगा, जिसका आंसर आप जानना चाह रहे होंगे, तो यह प्रश्न हो सकता है व्हाट इज द प्रोसीजर टू एग्जिट फ्रॉम एनपीएस। एनपीएस से एग्जिट करने यानी कि निकलने की प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों जान लीजिए, इसके लिए प्रक्रिया बिल्कुल ही आसान रखा गया है। जिस डेट को आप एनपीएस से एग्जिट करना चाहते हैं, यानी कि एनपीएस से एग्जिट करने की जो संभावित तिथि होती है, तो उस एक्सपेक्टेड डेट से पहले आप अपने संबंधित नोडल ऑफिस को एक एग्जिट या फिर विड्रॉल एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और ऐसा करके एनपीएस से एग्जिट कर सकते हैं। अगर अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है या फिर उनको एम्प्लॉयर के द्वारा मिसिंग घोषित कर दिया जाता है, तो इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में भी जरा जान लीजिए। तो दोस्तों, इसके लिए भी प्रक्रिया काफी आसान रखा गया है, काफी सरल रखा गया है। इस केस में डिसीज सब्सक्राइबर या मिसिंग सब्सक्राइबर के नॉमिनी, फैमिली मेंबर्स या फिर लीगल ईयर्स, इसमें से जो कोई भी एलिजिबल हो, वो संबंधित नोडल ऑफिस यानी कि नोडल कार्यालय में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ साथ क्लेम सेटलमेंट एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। यानी कि अपेक्षित दस्तावेज के साथ दावा निपटान आवेदन जमा कर सकते हैं और जमा करके एनपीएस से एग्जिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर देने जा रहा हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि रिटायरमेंट पर जब आप एनपीएस से एग्जिट करते हैं तो आपको कौन कौन से लाभ मिलता है। और इसी तरह का पहला प्रश्न आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट विल बी माय बेनिफिट्स एट एग्जिट। निकास करने पर मुझे कौन से लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, इसका सिंपल आंसर आप जान लीजिए कि जो पहला होता है एन्यूटाइजेशन। रिटायरमेंट पर आपके एनपीएस में जो भी कॉर्पस होता है, जितना भी अमाउंट होता है, उसके मिनिमम 40% अमाउंट का आपको पेंशन परचेज करना पड़ता है, पेंशन खरीदना पड़ता है। और आपके पास एक और विकल्प होता है कि चाहे तो आप 40% से ज्यादा भी अमाउंट का पेंशन परचेज कर सकते हैं। अगर आपने मिनिमम 40% अमाउंट का पेंशन परचेज किया है, तो बाकी का जो 60% अमाउंट होता है, तो उसका क्या होता है, तो उसे भी आप जान लीजिए। जो बचे हुए 60% अमाउंट होता है, यह सरकारी कर्मचारी को एक मुफ्त यानी कि लमसम पे कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कैन आई डेफर माई लमसम विड्रॉल। क्या मैं अपना एक मुश्त प्रत्याहरण स्थगित कर सकता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले प्रश्न के उत्तर में देखा है कि एग्जिट करने पर सरकारी कर्मचारी के पास विकल्प होता है 40% अमाउंट को पेंशन में इन्वेस्ट करने का यानी कि पेंशन परचेज करने का, और 60% अमाउंट लमसम रूप में सरकारी कर्मचारी को पे किया जाता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है, जो लमसम अमाउंट होता है 60%, जो सरकारी कर्मचारी को एक मुश्त पे किया जाता है, अगर उस अमाउंट को सरकारी कर्मचारी एनपीएस अकाउंट से नहीं निकालना चाहता, एनपीएस अकाउंट में ही रखना चाहता है, तो क्या इसकी अनुमति होती है।
तो दोस्तों इसका आंसर है यस, हाँ बिल्कुल इसकी अनुमति है। सरकारी कर्मचारी इसे डेफर कर सकता है, यानी कि विड्रॉल को डेफर कर सकता है, विड्रॉल को स्थगित कर सकता है। तो कब तक कर सकता है? तो ऐसा सरकारी कर्मचारी 75 वर्ष की एज पूरा होने तक कर सकता है, यानी कि 75 वर्ष की एज पूरा होने तक सरकारी कर्मचारी इस लमसम अमाउंट को एनपीएस अकाउंट में रख सकता है। अगला प्रश्न है, what will happen in case of death of subscriber during the period of deferment of lump sum withdrawal? तो दोस्तों यह प्रश्न भी बिल्कुल ही जायज है कि सरकारी कर्मचारी एग्जिट करने पर 60% अमाउंट को, जो लमसम 60% अमाउंट होता है, उसे विड्रॉ नहीं करता, उसे अकाउंट में ही रखता है। लेकिन 75 वर्ष की आयु पूरा होने से पहले ही अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो इस केस में जो लमसम अमाउंट होता है तो उसका क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, यानी कि डेफर्ड पीरियड में जो लमसम अमाउंट होता है, यानी कि अगर सरकारी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो ये सारा का सारा पैसा सब्सक्राइबर के नॉमिनी या फिर लीगल हियर को लमसम पे कर दिया जाता है, यानी कि एक मुश्त सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया जाता है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो अगला प्रश्न है, कैन आई डेफर द परचेज ऑफ एन्युटी? क्या मैं वार्षिकी के क्रय को स्थगित कर सकता हूं? तो दोस्तों एन्युटी का अर्थ होता है पेंशन से, जैसा कि आपने देखा है कि 40% अमाउंट का पेंशन परचेज करना होता है, तो उसी पेंशन को एन्युटी कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि सरकारी कर्मचारी अगर चाहे तो एन्युटी परचेज को क्या डेफर कर सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है यस, बिल्कुल ही कर सकता है। 75 ईयर्स की एज पूरा होने तक चाहे तो इसे डेफर कर सकता है, यानी कि पेंशन चाहे तो नहीं खरीद कर सारे अमाउंट को पेंशन अकाउंट में ही रख सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित, और ये प्रश्न रहा आपके सामने, वेदर एन्युटी कैन बी परचेज ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड? क्या आस्थगन अवधि के दौरान वार्षिकी क्रय की जा सकती है? दोस्तों जैसा कि पिछले प्रश्न में आपने देखा कि सरकारी कर्मचारी एन्युटी परचेज नहीं किया, बल्कि अमाउंट को एनपीएस अकाउंट में ही रहने दिया। तो अब जो डेफरमेंट पीरियड है, इस दौरान सरकारी कर्मचारी अगर एन्युटी यानी कि पेंशन परचेज करना चाहता है तो क्या ऐसा कर सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, चिंता करने की बात नहीं है, इसका आंसर बिल्कुल ही पॉजिटिव है। सरकारी कर्मचारी के पास में यह ऑप्शन हमेशा ही खुला रहता है कि डेफरमेंट पीरियड में जब भी चाहे वह एन्युटी परचेज कर सकता है, और इसके लिए एनपीएस ट्रस्ट या फिर दूसरे जो अथॉरिटी होते हैं, एंटिटी होते हैं, उनको रिक्वेस्ट भेजकर एन्युटी परचेज कर सकता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं जो इसी से संबंधित है। अगला प्रश्न ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू द परचेज ऑफ एन्युटी इन केस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर ड्यूरिंग डेफरमेंट पीरियड? आस्थगन अवधि के दौरान अभिदाता की मृत्यु के मामले में वार्षिकी के क्रय का क्या होगा? जैसा कि आपने पिछले प्रश्न में देखा कि सरकारी कर्मचारी ने एन्युटी को डेफर कर दिया, और डेफरमेंट पीरियड में उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इस केस में एन्युटी परचेज का क्या होगा? तो दोस्तों अगर डेफरमेंट पीरियड में कर्मचारी की डेथ हो जाती है, तो इस केस में डिफॉल्ट एन्युटी ऑप्शन लागू होता है, यानी कि अकाउंट में जो पैसा है उसके 40% अमाउंट का पेंशन परचेज करना होता है, एन्युटी लेना होता है, और बाकी के जो 60% अमाउंट होते हैं वो सरकारी कर्मचारी को लमसम पे आउट कर दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन भी बहुत ही रेलिवेंट है। ये क्वेश्चन आपके सामने में है, कैन आई डेफर माय बॉथ लंप सम एंड परचेज ऑफ एन्युटी? पहले तो आपने देखा है लंप सम और एन्युटी के बारे में अलग अलग, क्या उसे आप डेफर कर सकते हैं? और यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या मैं लंप सम और परचेज ऑफ एन्युटी दोनों को डेफर कर सकता हूँ? तो दोस्तों इसका भी आंसर बिल्कुल ही पॉजिटिव है, हाँ बिल्कुल ही लंप सम अमाउंट और परचेज ऑफ एन्युटी, यानी कि जो 60% लमसम अमाउंट होता है और 40% अमाउंट का जो पेंशन परचेज करना होता है, तो दोनों अमाउंट को डेफर कर सकते हैं 75 ईयर्स के एज तक। लेकिन इस पर जो खर्चा आता है एनपीएस ट्रस्ट को इसे मेंटेन करने में, जो चार्जेज होता है, फी होता है, ये इस पर लागू रहेगा।
तो आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं हो तो आप दोनों को ही डिफर कर सकते हैं। और जो प्रश्न आपके मन में उठ सकता है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू डिफर द लम सम विड्रॉल एंड और परचेज ऑफ एन्युटी। अगर कर्मचारी एक मुश्त राशि के प्रत्याहरण और या वार्षिकी के क्रय को आस्थगित रखना चाहता है तो इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि लमसम और एन्युटी परचेज दोनों को अगर डिफर करना चाहता है तो इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल प्रक्रिया होती है कि रिटायरमेंट एज पूरा होने से 15 दिन पहले जो एनपीएस ट्रस्ट होता है तो एनपीएस ट्रस्ट को या फिर सीआरए को एक रिटर्न रिक्वेस्ट भेजना होता है और रिटर्न रिक्वेस्ट भेजकर लमसम या फिर एन्युटी को डिफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये स्क्रीन पर रहा, कैन आई एग्जिट ड्यूरिंग द डेफरमेंट पीरियड ऑफ लमसम एंड और एन्युटी। अब जैसा कि पिछले प्रश्न में आपने देखा कि सरकारी कर्मचारी ने लमसम या फिर एन्युटी को डेफर कर दिया है, तो डेफरमेंट पीरियड में क्या इससे एग्जिट कर सकता है। क्वेश्चन है क्या मैं एक मुश्त राशि और या वार्षिकी की आस्थगन अवधि के दौरान निकास कर सकता हूं। तो दोस्तों इसका भी आंसर बिल्कुल हाँ है कि डेफरमेंट पीरियड में आप चाहें तो एनपीएस से किसी भी वक्त आप एग्जिट कर सकते हैं, निकल सकते हैं, इस पर किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने, कैन आई कंप्लीटली विथड्रॉ माय एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ विदाउट एन्यूटाइजेशन। अब यहाँ क्वेश्चन है कि क्या मैं बिना एन्युटी परचेज किए, बिना पेंशन परचेज किए हुए सारे अमाउंट को क्या मैं पेंशन अकाउंट से विड्रॉ कर सकता हूं। और इसका हिंदी भी आप देख रहे हैं, क्या मैं वार्षिकीकरण के बिना अपनी संपूर्ण संचित पेंशन राशि निकाल सकता हूं। तो दोस्तों इसका भी आंसर बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन जुड़ा हुआ है। अगर आपकी जो संचित राशि होती है, आपका कॉर्पस होता है, अगर वो 5 लाख या 5 लाख से कम होता है तो पूरे के पूरी राशि आपको निकालने का विकल्प मिलता है। आप पूरी राशि निकालकर आप एनपीएस से एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा होता है तो फिर जो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है वो लागू होता है, यानी कि आपको पेंशन परचेज करना ही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल आई गेट एन्युटी इफ आई हैव कंप्लीटली विथड्रॉन माय एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ। आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि जब यहाँ क्वेश्चन है कि यदि मैं अपनी संपूर्ण संचित राशि निकाल लेता हूँ तो क्या मुझे वार्षिकी प्राप्त होगी, यानी कि एनपीएस अकाउंट में जो भी पैसा होता है अगर आप निकाल लेते हैं तो क्या आपको एन्युटी मिलेगी, पेंशन मिलेगा। तो दोस्तों ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसका आंसर होगा नो। जब आप एनपीएस से सारा पैसा निकाल देते हैं तो उसके बाद आपका कोई भी हक नहीं बनता एनपीएस से किसी भी तरह का पेंशन क्लेम करने का या फिर अपने एम्प्लॉयर से किसी भी तरह का पेंशन या बेनिफिट क्लेम करने का, यानी कि आपका पूरा का पूरा हक समाप्त हो जाता है। और अगला प्रश्न जो आपके मन में पूछ रहा होगा कि कैन आई कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूट to retirement account beyond the age of 60 years or the age of superannuation। क्या मैं अधिवर्षिता यानी कि रिटायरमेंट एज या 60 इयर्स की आयु के बाद सेवानिवृत्ति खाते में स्नान कर सकता हूं। यानी कि आपका क्वेश्चन है कि क्या आप रिटायरमेंट एज या फिर 60 इयर्स पूरा होने के बाद भी एनपीएस अकाउंट को चला सकते हैं, एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू रख सकते हैं, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी आंसर बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल ही आप दे सकते हैं। और इससे संबंधित आपको एक रिक्वेस्ट करना होगा एनपीएस ट्रस्ट को कि आप एनपीएस अकाउंट में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसे चालू रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा आप 75 इयर्स के एज तक ही कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको क्या करना होगा, आप आपके अकाउंट को, आपका जो पेंशन अकाउंट है उसे गवर्नमेंट सेक्टर से और सिटीजन इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट सेक्टर में शिफ्ट करना होगा। यानी कि प्राइवेट सेक्टर जिसे कहते हैं ऑल सिटीजन सेक्टर, उसमें आपको शिफ्ट करना होगा और उस पर जो भी एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस चार्ज या फी लगेगा वो सारा का सारा जो एप्लीकेबल है पहले से
वो अभी भी लागू रहेगा। तो आप समझ जाइए कि आप एक रिक्वेस्ट करके उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अकाउंट को चला सकते हैं 75 ईयर्स के एज तक। लेकिन आपको अपने अकाउंट को प्राइवेट सेक्टर में, यानी कि ऑल सिटीजन सेक्टर में आपको मूव करना होगा, शिफ्ट करना होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर कंटिन्यूएशन आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन। यानी कि अम, अ, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के बाद योजना में जारी रहने की प्रक्रिया क्या है। यानी कि जो सुपर एनुएशन एज है, रिटायरमेंट एज है, उसे पूरा करने के बाद भी अगर सरकारी कर्मचारी अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहता है तो इसके लिए प्रक्रिया क्या होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 60 ईयर्स या फिर रिटायरमेंट एज पूरा होने से 15 दिन पहले सीआरए या फिर एनपीएस ट्रस्ट को लिखित में एक आवेदन देना होता है कि वह अकाउंट को रिटायरमेंट के बाद या फिर 60 ईयर्स का एज पूरा होने के बाद भी कंटिन्यू करना चाहता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है, ऐसा करके आप अपने अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न एप्लीकेशन फॉर कंटिन्यूएशन एट लीस्ट 15 days प्रायर टू द एज ऑफ अटेनिंग 60 ईयर्स और एज ऑफ सुपर एनुएशन। जैसा कि आपने सब देखा है कि रिटायरमेंट या फिर 60 ईयर्स का एज पूरा होने से 15 डेज पहले सीआरए या फिर एनपीएस ट्रस्ट को एक एप्लीकेशन देना होता है अकाउंट को कंटिन्यू करने के लिए। अगर यह एप्लीकेशन नहीं दिया जाता तो इस केस में क्या होगा। तो दोस्तों इस केस में कोई बड़ी चीज नहीं होती है। इसके संबंध में आप फिर एक एप्लीकेशन दे सकते हैं एनपीएस ट्रस्ट को, और एनपीएस ट्रस्ट के पास पावर है, जो ये टाइम है जो डिले हुआ है उसे कंट्रोल करने का पावर है, और कंट्रोल करके आपको अनुमति दे सकती है इस अकाउंट को कंटिन्यू करने की। तो अब आप समझ गए कि अगर आप 15 दिन पहले इसकी सूचना नहीं दे पाते, आवेदन नहीं दे पाते, तो आप उसके बाद भी दे सकते हैं। और एनपीएस ट्रस्ट के पास पावर है, कौन सी पावर है, तो जो देरी हुई है, विलंब हुआ है, उसे क्षमा करने की, ऐसा करके आपको कंटिन्यू रहने की अनुमति दे सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में उठा होगा, कैन आई एग्जिट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन एक्सटेंडेड पीरियड। आपने तो ऑप्शन आपने तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया कि आप अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं बियॉन्ड द एज ऑफ सुपर एनुएशन, या रिटायरमेंट एज से आगे आप अकाउंट को चलाना चाहते हैं। तो क्या जो ये कंटिन्यूएशन है या फिर एक्सटेंडेड पीरियड है, तो क्या इस दौरान मैं एनपीएस अकाउंट से एग्जिट कर सकता हूँ। क्या मैं योजना की जारी विस्तारित अवधि के दौरान निकास कर सकता हूँ। तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल ही विकल्प खुला होता है। आप एनपीएस से किसी भी समय निकल सकते हैं। आपने ऑप्शन दिया, आप उसको कंटिन्यू करने की, बीच में किसी तरह मजबूरी हो गई या आपकी इच्छा है कि आप एनपीएस से एग्जिट कर जाएं, तो आप कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सीआरए या फिर एनपीएस ट्रस्ट को एक आवेदन देना होगा, और आवेदन देकर आप इसे कंटिन्यू कर सॉरी आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, if I continue my tier 1 of PRA even after retirement superannuation, can I avail the facility of deferment of lump sum and or annuity during the extended period। यदि मैं सेवानिवृत्ति अधिवर्षिता के बाद भी अपने टीयर 1 खाते को जारी रखना चाहता हूं, तो क्या मैं विस्तारित अवधि के दौरान एक मुफ्त राशि और या वार्षिकी के आस्थगन को जारी रख सकता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो आंसर है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब आप एनपीएस अकाउंट को रिटायरमेंट एज के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, सुपर एनुएशन पीरियड के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो इस केस में आपके पास इस तरह की फैसिलिटी नहीं होती है। यह फैसिलिटी तब होता है कि जब आप सुपर एनुएशन या रिटायरमेंट एज पूरा होने पर आप पैसे को नहीं निकालना चाहते, बल्कि उसे अकाउंट में ही रखना चाहते और अपने अकाउंट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते। अगर कंटिन्यू करते हैं तो इस तरह का फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं होगा। यह पार्ट उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो इनवैलिडेशन, डिसेबिलिटी या फिर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के कारण
एनपीएस से एग्जिट करना चाहते हैं तो उनसे संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर दिया गया है। तो पहला प्रश्न जो मन में उठ सकता है, कैन आई एग्जिट इन केस ऑफ इनवैलिडेशन, डिसएबिलिटी और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट बिफोर द एज ऑफ सुपरएन्यूशन? क्या मैं अधिवर्षिता यानी कि रिटायरमेंट एज की आयु से पूर्व डिसएबिलिटी, इनवैलिडेशन या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के मामले में निकास कर सकता हूं? तो दोस्तों इसका भी आंसर बिल्कुल यस है, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि इस केस में एम्प्लॉयर को एक सर्टिफिकेट देना होता है कि जो सब्सक्राइबर है एप्लीकेबल सर्विस रूल के हिसाब से इनवैलिडेशन, डिसेबिलिटी या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के कारण उनको सेवा से मुक्त कर दिया गया है, यानी कि उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया गया है इन कारणों से। अगर यह सर्टिफिकेट देता है तो आप एनपीएस से एग्जिट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इससे ही रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है कि इसके संबंध में प्रोसीजर क्या होगा और कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो इससे संबंधित आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि व्हाट शैल बी माय बेनिफिट्स एट एग्जिट, यानी कि निकास करने पर मुझे कौन से लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्वेश्चन 3 to 18 में जो आंसर दिया गया है ये सारे के सारे इस केस में भी लागू होता है। इस केस में भी अगर कोई कर्मचारी नॉर्मल एग्जिट करता है तो उन पर भी यही कंडीशन लागू होता है और यही लाभ उनको मिलता है। इसलिए क्वेश्चन 3 से लेके 18 तक को आप जरूर देखिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से संबंधित है और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर। व्हाट विल हैपन टू माय एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इफ आई ऑप्ट फॉर पेंशनरी रिलीफ प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर? कहता है कि जो मेरा पेंशन अकाउंट में वेल्थ है, कॉर्पस है, उसका क्या होगा अगर एम्प्लॉयर के द्वारा अगर पेंशनरी रिलीफ दिया जाता है यानी कि पेंशन दिया जाता है। तो इस केस में एनपीएस अकाउंट में जो पैसा है तो उसका क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए भी देखिए यहाँ क्या है कि सेवा नियम के हिसाब से जब एम्प्लॉयर आपको पेंशन देता है तो एम्प्लॉयर का हक होता है जो एक्यूमुलेटेड पेंशन अमाउंट है उसमें से कुछ भाग या पूरे को अपने पास रख लेने का। तो आपके एम्प्लॉयर इसमें से पार्ट यानी कि आंशिक रूप से या पूरे अमाउंट को अपने पास वापस ले सकती है एनपीएस ट्रस्ट से। तो अब सर्विस रूल के हिसाब से यह तय होगा कि पूरे अमाउंट लेने का अधिकार है उनको या थोड़ा अमाउंट लेने का अधिकार है। और उसके बाद अगर कोई राशि बचती है तो एनपीएस ट्रस्ट आपको इसे पे आउट कर देगी, यानी कि आपको इसकी भुगतान कर देगी। इसलिए चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। तो दोस्तों यह सेक्शन उन कर्मचारियों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है जिन्होंने रिटायरमेंट एज से पहले अपनी नौकरी छोड़ दी हो या फिर जिनको एम्प्लॉयर ने सेवा से बर्खास्त कर दिया हो यानी कि डिसमिस कर दिया हो, रिमूव कर दिया हो। तो इसी से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके मन में उठ सकता है कि प्री मैच्योर एग्जिट किसे कहा जाता है, एनपीएस रूल के हिसाब से किसे माना जाता है समय पूर्व निकास। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग तरह के केस हैं जिस केस में कर्मचारी के एग्जिट को प्रीमेच्योर एग्जिट माना जाता है। पहला है कि लागू सेवा नियमों के अनुसार अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने से पूर्व सेवा छोड़ने पर अगर कोई आदमी कर्मचारी रिटायरमेंट एज से पहले नौकरी छोड़ देता है तो इसे प्रीमेच्योर एग्जिट कहते हैं। दूसरा केस होता है वॉलेंटरी रूप से यानी कि स्वैच्छिक रूप से रिजाइन कर देने पर, यानी कि वॉलेंटरीली कोई कर्मचारी अगर जॉब से रिजाइन कर देता है। और तीसरा है डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर उनको बर्खास्त कर देता है या फिर नौकरी से हटा देता है तो इसे भी प्रीमेच्योर एग्जिट माना जाता है। तो इस केस में कौन कौन से लाभ मिलते हैं, क्या क्या विकल्प होता है ऐसे कर्मचारी के पास में, तो इसे देखते हैं अगले क्वेश्चन और उसके आंसर में। और पहला प्रश्न जो आपके मन में उठ सकता है यह हो सकता है व्हाट विल बी माय बेनिफिट्स एट द एग्जिट, निकास करने पर मुझे कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लाभ जो है दो तरह का होता है, एक होता है एन्यूटाइजेशन का, दूसरा होता है लमसम का। तो नॉर्मल एग्जिट में आपने देखा है कि वहाँ 40% अमाउंट का पेंशन खरीदना अनिवार्य होता है, जबकि
प्रीमेच्योर एग्जिट के केस में आपको 80% जो अमाउंट है एनपीएस अकाउंट में उसका पेंशन खरीदना होगा, और बाकी के जो 20% अमाउंट होगा वो आपको लमसम पे कर दिया जाएगा। जबकि नॉर्मल एग्जिट में देखा है कि 40 और 60 का रेशियो होता है, यानी कि 60% सॉरी 40% अमाउंट का आपको पेंशन खरीदना होता है और 60% अमाउंट एक मुश्त पे कर दिया जाता है। जबकि इस केस में 80% अमाउंट का पेंशन खरीदना अनिवार्य होता है, और बचे जो 20% अमाउंट होता है वह कर्मचारी को पे कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, कैन आई कम्प्लीटली विड्रॉ माई एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ विदाउट एनुटाइजेशन? क्या मैं वार्षिकीकरण के बिना अपनी संपूर्ण संचित पेंशन राशि निकाल सकता हूँ? तो आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि अगर आप चाहते हैं तो क्या सारा का सारा अमाउंट पेंशन अकाउंट से आप विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ भी एक ऑप्शन है, यस, आप निकाल सकते हैं पूरा अमाउंट। अगर आपका जो कॉर्पस है एनपीएस अकाउंट में जो पैसा है, अगर वो 2.5 लाख के बराबर या 2.5 लाख से कम होता है, तो इस केस में आपके पास विकल्प होता है पूरे पैसे को निकालने का। जबकि नॉर्मल एग्जिट में आपने देखा है कि वह 5 लाख का होता है, लेकिन प्री मैच्योर एग्जिट में यह अमाउंट 2.5 लाख का होता है। इस केस में आपको पैसा निकालने का विकल्प होता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन विल आई गेट एन एन्युटी इफ आई हैव कंप्लीटली विथड्रॉन माय एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ? यदि मैं अपनी संपूर्ण संचित राशि निकाल लेता हूं तो क्या मुझे वार्षिकी प्राप्त होगी? तो दोस्तों आप भी इसका आंसर समझ गए होंगे कि जब आप पूरा पेंशन अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो इसके बाद जो आपका हक होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, आपका अधिकार समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप किसी भी लाभ के लिए हकदार नहीं होते हैं जब सारा पैसा आप विड्रॉ कर लेते हैं पेंशन अकाउंट से। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहा होगा, व्हाट विल हैपन इफ माय एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ इज मोर देन a sum of 2,50,000 rupees and my age is less than the minimum age required for purchasing annuity from any of the impaneled annuity service provider? यदि मेरा संचित पेंशन राशि 2,50,000 रुपये से ज्यादा है, आपने देखा है कि इससे कम होता है तो आप निकाल सकते हैं, और मेरी आयु सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाता से वार्षिकी क्रय करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु से कम है, तो क्या होगा? यानी कि आपके अकाउंट में 2.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट है, लेकिन आपका एज अभी नहीं हुआ है, यानी कि जो इम्पेनल्ड एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर है, तो उन्होंने जो मिनिमम एज रखा है, तो उतना एज अगर आपका अभी नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा? तो इस केस में है कि आपका जो पैसा है वो एनपीएस अकाउंट में पड़ा रहेगा, और जब आप मिनिमम एज एक्वायर कर लेंगे, आपका मिनिमम एज हो जाएगा, तो उस एज में आप एन्युटी क्रय कर सकते हैं। यानी कि तब तक आपका पैसा एनपीएस अकाउंट में पड़ा रहेगा, जब आपका एज मिनिमम एज हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड मिनिमम एज है, तब आप एन्युटी खरीद सकते हैं, पेंशन खरीद सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है कि अगर कोई कर्मचारी, किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है या फिर मिसिंग हो जाते हैं, यानी कि एम्प्लॉयर उनको लापता घोषित कर देता है, तो इस केस में जो उनके वारिस होते हैं, नॉमिनी होते हैं, तो उनको कौन कौन से लाभ मिलता है? तो इससे संबंधित प्रश्न और उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो आपके मन में उठ रहा होगा, यह हो रहा होगा कि व्हाट आर द प्रोविजंस टू सेटल द केस अपॉन अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर? अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो इसे सेटल करने का प्रोविजन क्या है? अभिदाता की अकाल मृत्यु होने पर निकास के क्या प्रावधान है? तो दोस्तों यहाँ प्रावधान उसी तरह का है जैसा कि आपने प्रीमेच्योर एग्जिट में पहले देखा है कि 80% अमाउंट अमाउंट जो होता है उसका मंथली या एन्युटी खरीदना होता है, पेंशन खरीदना होता है, और 20% जो बचे हुए अमाउंट होते हैं यह उनके नॉमिनी या फिर लीगल हियर्स को लमसम पे कर दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कैन नॉमिनी लीगल हियर कंप्लीटली विथड्रॉ
एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ विदाउट एनुटाइजेशन। क्या नामित विधिक बारिश द्वारा वार्षिकीकरण के बिना संपूर्ण संचित पेंशन राशि निकाली जा सकती है? तो दोस्तों, हाँ हाँ, अगर लीगल हियर या नॉमिनी चाहे तो सारे अमाउंट को एनपीएस अकाउंट से निकाल सकता है, विड्रॉ कर सकता है बिना पेंशन परचेज किए हुए। लेकिन इसके लिए शर्त है कि अगर डिसीज सब्सक्राइबर के अकाउंट में 5 लाख या इससे कम का अमाउंट होता है, अगर यह ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो इसके बाद जो लीगल हियर होता है या फिर नॉमिनी होता है, तो उनका जो एन्युटी पेंशन का हक होता है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। उसके बाद इस पर कोई भी हक नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट विल हैपन इफ नॉमिनेशन इज इनवैलिड? अगर नॉमिनेशन इनवैलिड होता है तो क्या होगा? तो दोस्तों, नॉमिनेशन इनवैलिड होने पर जो प्रक्रिया होती है, तो सर्विस रिकॉर्ड में, जिसे सब्सक्राइबर के सर्विस रिकॉर्ड में दूसरे बेनिफिट के लिए जिसे भी नॉमिनी बनाया गया हो, तो उनको ये सारा का सारा अमाउंट दिया जाएगा। मान लीजिए कि इस पर्पस एनपीएस के लिए कोई भी नॉमिनेशन नहीं किया गया हो, लेकिन लीव इनकैशमेंट ग्रेच्युटी के लिए अगर नॉमिनेशन सर्विस रिकॉर्ड में हो, तो ऐसे बारिश को ये सारा का सारा अमाउंट वहां पर दिया जाएगा। अगर कोई भी नॉमिनेशन नहीं है तो फिर ये लीगल हियर्स को इस अमाउंट को सेटल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। What will happen to accumulated pension wealth of deceased subscriber in case of pensionary relief option provided by employer? यदि नियोक्ता की ओर से प्रदान किए जाने वाले पेंशनरी राहत का लाभ उठाया जाता है तो संचित पेंशन राशि का क्या होगा? यानी कि डेथ होने पर एम्प्लॉयर डिसीज सब्सक्राइबर के फैमिली को अगर पेंशन देती है, तो इस केस में एनपीएस अकाउंट में जो अमाउंट होता है तो उसका क्या होता है, उसका क्या होगा? तो दोस्तों, ये जान लीजिए कि जब पेंशनरी रिलीफ अगर दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो सर्विस रूल के हिसाब से उनके पास ये अधिकार हो सकता है कि जो कॉर्पस है पूरे के पूरे कॉर्पस का या एक पार्ट को वो अपने पास एडजस्ट कर ले या अपने पास ले ले। एनपीएस ट्रस्ट से वो मांग सकता है, या तो पूरी राशि मांग सकता है या पार्ट मांग सकता है। अगर पूरी राशि मांगता है तो कोई भी अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। अगर पार्ट में जो एम्प्लॉयर है, अगर एनपीएस ट्रस्ट से पैसा मांगता है तो वो पैसा सरकार को देने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो इसके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ क्लियर है कि सारा पैसा का अधिकार, सारा पैसा को लेने का अधिकार भी एम्प्लॉयर के पास हो सकता है, सरकार के पास हो सकता है, और उससे लेने के बाद अगर कोई अमाउंट बचता है तो डिसीज सब्सक्राइबर के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 31। What are the provisions in case of subscriber goes missing being declared by the employer? अगर सब्सक्राइबर लापता होता है, नियोक्ता द्वारा अभिदाता को लापता घोषित कर देने पर निकास के क्या प्रावधान है? तो दोस्तों, इसमें जो प्रावधान है, इसका भी प्रावधान ये है कि पेंशन राशि के 20% जो है अंतरिम राहत के रूप में एक मुश्त भुगतान कर दिया जाता है मिसिंग सब्सक्राइबर के नॉमिनी को या लीगल हियर को। और 80% जो अमाउंट होता है तो उसको संचित पेंशन राशि में उसे रखा जाता है। और जब एविडेंस एक्ट 1872 के तहत उन्हें मृत मान लिया जाता है, तो उनको इस अमाउंट से पेंशन खरीदने के लिए कहा जाता है। यानी कि एक मुश्त को 20% पे कर दिया जाता है और 80% अमाउंट को रखा जाता है। जब सब्सक्राइबर को डेड घोषित कर दिया जाता है, डेड घोषित हो जाता है साक्ष्य अधिनियम 1872 के हिसाब से, तब 80% जो अमाउंट होता है उसका पेंशन खरीदना होता है, इसके लिए कहा जाता है। लेकिन अगर अमाउंट कम होता है, यानी कि जैसा आपने देखा है कि 2.5 लाख या 5 लाख का जो अमाउंट लगाया गया है, 5 लाख से कम का अमाउंट होता है, तो सारे के सारे अमाउंट भी उनके लीगल हियर या नॉमिनी को भी पे किया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न और उत्तर आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। आपको इससे काफी मदद मिलेगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।